होमवर्क में कोई डाउट? यस सर। पूछो। डू योरसेल्फ वन का थर्ड। डू योरसेल्फ वन का थर्ड। ओके, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर सर्कल और लास्ट क्लास में ही शुरू हुआ था डू योरसेल्फ वन का थर्ड। कह रहा फाइंड द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? तो पहले मैं इक्वेशन लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस पी वाई है इज इक्वल टू 0। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है सर्कल का? सर x इक्वल टू r cos थीटा। x इक्वल टू a cos थीटा, लेकिन ये वो वाला सर्कल नहीं है विद सेंटर एट ऑरिजिन, तो उसका क्या होता है? नहीं, h वाले टर्म में बता दो ना, h प्लस r में क्या था, क्या a में मुझे लग रहा है इसमें r, जो भी मानना हो मान लो, h प्लस r cos थीटा और y इज इक्वल टू k प्लस। तो हमारा काम क्या रह गया, सिर्फ एच के और आर बताना है। क्या एच के आर नहीं बता पाओगे? एच का मतलब क्या है? सेंटर। सेंटर क्या होता है? माइनस जी माइनस पी बाई टू माइनस पी बाई टू। एच और के मिल गए। अब मैं फॉर्मूला बताया, बार बार कंप्लीट स्क्वायर नहीं करेंगे, स्कूल में बस कर देंगे, बाकी जगह नहीं करने की जरूरत है। रेडियस क्या हो जाएगी? रूट जी स्क्वायर। वैसे बताओ, शॉर्टकट बताऊं? शॉर्टकट क्या है? वैसे तो है ये, कुछ नहीं, छोड़ो। पी स्क्वायर बाई 4 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्या है यहाँ पे? 0, कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया 2p स्क्वायर बाई 4, मतलब p स्क्वायर बाई 2 और उसका रूट p बाई रूट 2। बस आ गई। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो गई? x इज इक्वल टू माइनस पी बाई टू प्लस p बाई रूट 2 कॉस थीटा। ऐसे ही y के लिए लिख देंगे। समझ गए? चलो आगे, फोर्थ हो गया। वेरी गुड। जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल और द एंड पॉइंट्स ऑफ उस डायमीटर आर सेंटर्स ऑफ सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ सर्कल याद है? हाँ, क्या? रेडियस का फॉर्मूला लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस। तो रेडियस निकालिए। हाँ, डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होती है इक्वेशन ऑफ सर्कल? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो डायमेट्रिक फॉर्म में लिख देंगे इक्वेशन। बस हमें क्या चाहिए? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर ही तो चाहिए, जो कि गिवन सर्कल के सेंटर है। डायरेक्टली नहीं दिया, बस थोड़ा काम करने को कह दिया है। तो इसके सेंटर क्या हो जाएंगे? पहले वाले का हो जाएगा -8,7 और दूसरे वाले का अभी क्या दिक्कत है? क्या? डायमीटर के एंड पॉइंट ना सेंटर निकाले किस? तो डायमीटर का मिड पॉइंट निकाल के। अच्छा, क्यों? डायमेट्रिक फॉर्म से लिख दो ना सीधे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। समझ गए? बस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3y और -56 -10। ठीक, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गया था, जो डायमेट्रिक फॉर्म होता है x माइनस x1 x माइनस x1 x माइनस x2, एक बार क्वेश्चन आ चुका है जेई मेन में इसका, y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ये डायमेट्रिक फॉर्म है। बट अगर मैं क्लास 9th के बच्चों को बोल दूं ये क्या लिखा हुआ है, क्या बोलेगा वो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, तो है जिसके जीरोस हैं या इक्वेशन जिसके रूट्स हैं x1 और x2। तो डायमेट्रिक फॉर्म को हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि डायमेट्रिक फॉर्म की जो इक्वेशन होती है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर के जो x कोऑर्डिनेट है
उसका पॉलिनोमियल लेते हैं और एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर का जो y कोऑर्डिनेट है उसका एक क्वाड्रेटिक लेते हैं और वहीं से बन जाती है हमारी सर्कल की इक्वेशन। तो एक बार क्वेश्चन आ गया था शायद 2018 या 17 में आया था, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे ही लिखा हुआ था कि x1, x2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y1, y2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर कह रहा है कि एक सर्कल है जिसके एंड पॉइंट्स है x1, y1, डायमीटर के एंड पॉइंट्स है x1, y1, x2, y2। फिर कुछ बताया था कि उस सर्कल की इक्वेशन लिखो। अब मान लो बताओ ये क्वेश्चन ऐसा आता कि x1, जो एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है उसके x कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, y कोऑर्डिनेट, मैं कुछ भी लिख रहा हूं, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, सर्कल के इक्वेशन बतानी है, तो क्या करोगे? इससे रूट निकाल के डायमीटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और फिर निकाल लेंगे। लेंदी कर दिया फालतू में, हमें पता ही है कि यही तो होती है सर्कल की इक्वेशन में, दोनों को ऐड कर दो, बस इसमें y लिख देना, समझ गए ना? सीधे उठाया, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² + 3x + 4 प्लस, एक बात को ध्यान रखना कि कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो पहले बाई 2 कर देना पूरे में, बस ऐड कर दो और उसको y में लिख दो, y² 7/2y - 4, आ गई सर्कल की इक्वेशन। समझ गए? कुछ लोगों ने वैसे भी किया होगा, जिन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा होता है पॉलिनोमियल, उन्होंने निकाले हुए कोऑर्डिनेट्स, एक क्वेश्चन उनका छूट गया होगा बाद में। समझ गए बात? चलो अगला डाउट। टू, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड, तुम क्लास में थे, लास्ट क्लास में, तो फिर कैसे होगा? देख ली, डाली भी नहीं मैंने। फिर इलस्ट्रेशन से देखेंगे क्या होता है ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस? सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, ग्रेटेस्ट में रेडियस ऐड हो जाएगी, स्मॉलेस्ट में, फिर क्या दिक्कत है? पॉइंट क्या है ये देख लेना मुझे, 7,3 7,3 का इस सर्कल से, किस सर्कल से? उस सर्कल का सेंटर बता दो बस मुझे। 4,3 उसका सेंटर है और रेडियस तुम सेंटर नहीं निकाल पा रहे हो, देखोगे तुम क्लास में नहीं थे। मैं समझ गया, बट अगर तुम क्लास में तो डायरेक्टली फॉर्मूले से तुम कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हो बार बार, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है स्टेप्स में, हो सकती है ना, अगर फॉर्मूला याद होगा तो गलती नहीं होगी, मतलब कम ही होगी, जितने कम स्टेप उतनी कम गलती। तो इसके इससे डिस्टेंस निकाल ली, एक बार +3 एक बार -3, ठीक है? पावर तो क्या होता है, सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट पुट कर देते हैं, वही पावर ऑफ द पॉइंट होता है, ऊपर ही तो लिखा हुआ है, फोर्थ जो इलस्ट्रेशन है। और कोई डाउट? अच्छा, सेंटर पे लाई कर रहा है या सर्कल पे लाई कर रहा है? सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है। और कोई डाउट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आज के जो क्लास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, टेंजेंट टू द सर्कल, और मोर जनरली अ लाइन एंड अ सर्कल, एक सर्कल और एक लाइन में क्या क्या सिनेरियो बनता है उस पर बात करते हैं। टेंजेंट लाइन ऑफ ए सर्कल, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोल रहा है, उसके पहले व्हेन ए स्ट्रेट लाइन मेड द सर्कल ऑन 2 कोइंसिडेंट पॉइंट, मतलब एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, इट इज कॉल्ड द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। डायग्राम देख रहे होगे सब लोग कि अगर कोई लाइन सर्कल से बाहर है तो P का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर, तो अगर कोई लाइन बाहर है सर्कल से तो उसकी डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। कोई लाइन अगर टेंजेंट है तो सेंटर से लाइन की डिस्टेंस रेडियस के इक्वल, और कोई लाइन अगर अंदर है विच इज कॉल्ड सीकेंट, तो उसकी डिस्टेंस रेडियस से कम होगी, और जब अंदर होती है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो हमने क्लास 9 में बहुत किया हुआ है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोल रहा है कि L = 0 एक लाइन है, सर्कल F = 0 है, उसको टच करती है, P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन, तो रेडियस = P। तो बेसिकली देखो टेंजेंट की जब बात आएगी तो 2-3 अप्रोचेस होती हैं। पहली अप्रोच तो यही है जो सबसे ज्यादा हम यही यूज करते हैं, नॉर्मल ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, कि हम कहेंगे कि कोई लाइन मान लो दे रखी है तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उस लाइन की डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन के फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाल ली, रेडियस निकाल लिया, और जो भी हो सकता है कई बार अननोन दे दे कि अगर ये टेंजेंट है तो C की वैल्यू बताओ, तो हमने कंडीशन यही लगा दी कि जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है,
पहली अप्रोच। दूसरी अप्रोच मैंने कल भी बताई थी, वो लेंदी हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कभी कभी वो भी काम आता है कि अगर कोई लाइन है, मान लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई सर्कल है s इज इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करना समझते हो ना? कल भी बात कर रहे थे हम ये लास्ट क्लास में, दो कर्व को सॉल्व कैसे करते हैं, दो कर्व को सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे दो लाइन को सॉल्व करते थे हम, किस मेथड से करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। एक कर्व से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे कर्व पे पुट कर देंगे। तो अगर हमें लाइन और सर्कल को सॉल्व करना है तो मान लो जैसे तो सीधा सीधा दिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, सर्कल की इक्वेशन में पुट कर दो तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी x में, y की जगह x डाल लो, x स्क्वायर तो ऑलरेडी था, क्वाड्रेटिक आ गई। और क्वाड्रेटिक के हमेशा कितने रूट होते हैं? दो रूट। तो अगर एक लाइन एक सर्कल है, अगर वो रूट इमेजिनरी है मतलब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, दो रियल रूट आ गए, दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इक्वल रूट्स आ गए, टेंजेंट है। तो टेंजेंट रिलेशन क्या हो जाएगी? जो क्वाड्रेटिक बनी है उसका डिस्क्रिमिनेंट 0। वो इजी कब पड़ सकता है? जब ये एकदम सीधा सीधा हो कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, पुट करना मुश्किल नहीं है। बट अगर लाइन की इक्वेशन ऐसी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, अभी इसको पुट करना काफी मुश्किल काम है। अगर सोचो स्क्वायरिंग में करने की 7 माइनस 3x अपॉन 4, मुश्किल हो जाएगा, समझ गए ना भाई? y को पुट करोगे सर्कल में, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए कम यूज होता है मेथड। बट अगर बेसिक छोटी मोटी लाइन हो, इस फॉर्म में हो, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पुट कर सकते हैं। समझ गए दोनों अप्रोच? ठीक है, चलो अब देखो, हम कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है। डेरिवेशन चाहिए कि नहीं चाहिए? डेरिवेशन ऐसा ही हो जाएगा, करके दिखाऊं? दोनों मेथड से हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मैं मोरली बता देता हूं कैसे कर सकते हैं। किसी पॉइंट पे टेंजेंट की बात हो रही है, तो मान लो ये पॉइंट है x1 कॉमा y1, ठीक? इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है कि इस सर्कल पे, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है s इज इक्वल टू 0। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? हम क्या करेंगे, हमने कहा ये सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ। इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक? सॉरी, ये लाइन तो हमें पता नहीं है, इस लाइन को मान लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, या नहीं, ये पॉइंट तो पता ही ना, एट x1 y1। ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और रेडियस के इक्वल कर देंगे। ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये पॉइंट पता ही है x1 y1, ये पॉइंट पता ही है माइनस जी माइनस एफ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इज इक्वल टू रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट आ जाएगा उससे। और जो निकल के आता है वो इक्वेशन है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर का एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इसी को बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है, ये कई चीजों की इक्वेशन यही निकल के आएगी, ये सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन नहीं है, आगे बहुत सारी चीजें आएंगी बिल्कुल सेम इक्वेशन आएगी। तो अब इसका एक मेथड है, मेथड क्या है? अच्छा, अगर जनरल इक्वेशन भी होती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, उस केस में टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती? एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस g टाइम्स x प्लस एक्स वन प्लस f टाइम्स y प्लस वाई वन प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, तो मेथड क्या है? ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है, आगे जितने भी हम कर्व पढ़ेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सब में ये लगेगा कि जब भी टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होगी, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया जाएगा एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस किया जाएगा वाई वाई वन से, 2x को रिप्लेस किया जाएगा x प्लस एक्स वन से। कई जगह लिखा होता है x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एक्स वन बाई टू से, एक ही बात है। 2y को y प्लस वाई वन। इससे हम सारे कर्व्स की इक्वेशन इस मेथड से ही, इस फॉर्मेट से निकालेंगे। ठीक है,
सब कुछ लिखा हुआ है, चाहो तो मार्क कर लो, ऊपर ही लिखा हुआ देखो, अगले पेज पे नोट लिखा हुआ है, नोट में ये सब लिखा हुआ है ऊपर। जैसा मानो कर लो, मतलब करो लिखा भी हुआ है। एक चीज और, कभी अगर 2xy है तो उसकी जगह आ जाएगा xy1 प्लस yx1, अगर 2xy है तो। ठीक है, अब एक बात और, इन शॉर्ट हम इसको बोलेंगे टेंजेंट की इक्वेशन t इज इक्वल टू 0। जैसे हम सर्कल को क्या बोलते हैं, f इज इक्वल टू 0, अगर x में x1 पुट कर देते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, s1। ये सारे रिप्रेजेंटेशन है, बहुत काम आएंगे आगे, बार बार वही यूज होंगे। ऐसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को बोला जाएगा t इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन की बात हो रही है ओरिजिन वाले में, बाकी जनरल ऐसी बात हो रही है। हो गया सबका? चलो एक फिर बी से शुरू कर रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t इज इक्वल टू 0। टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 on the circle x square plus y square is equal to a square is x(x1) plus y(y1) is equal to a square। अब ये पैरामेट्रिक में बोल देंगे, अगर पैरामेट्रिक फॉर्म की बात हो तो x1 की जगह क्या लिख देंगे, a cos थीटा, a cos थीटा, y1 की जगह r cos थीटा। यार मेरा ए लिखा तो ए है, तुम लोग क्यों नहीं मान रहे थे? ए से ए में मजा आता है, ये ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। अरे ठीक है, एक्स में लिखेंगे ए कॉस थीटा, क्योंकि मेरे मुंह से बार बार ए निकलेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, ए एक बार कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए क्या आ जाएगा ये x1 cos थीटा प्लस y1 sin थीटा इज इक्वल टू, कोई रटने की जरूरत नहीं, इसी से हो जाएगा, सिर्फ बता दिया है। अगला ये बहुत वो, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं एकदम उन लोगों के लिए जो एकदम सब चीज रट सकते हैं और एकदम 24 घंटे इसी में लगे हुए हैं, कि अगर दो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ये एकदम रेक्टिफिकेशन वाली बात है, दो टेंजेंट कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है, रट लो, बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो किस्मत अच्छी हो जाएगी तुम्हारी। ए कॉज अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन कॉज अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और ऐसे ही ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। समझ गए ना? दो पॉइंट्स हैं, हाँ। पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होते हैं सर्कल, किसी पॉइंट को क्या लेते हैं, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, तो सिर्फ अल्फा लिखा है, इसका मतलब है ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा पहला पॉइंट, ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा दूसरा पॉइंट। ठीक है, इस पे अगर टेंजेंट्स होंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पॉइंट आएगा। अगला थर्ड पॉइंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं, जनरल इक्वेशन में कैसा होगा। फोर्थ पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मार्क कर लो, कि अगर कोई लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी है ना, अगर y इज इक्वल टू mx प्लस सी इज टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल, बहुत यूज करेंगे इस काम, अगर ये लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट है तो क्या कंडीशन है उसकी, अगेन डेरिवेशन वैसे ही हो सकता है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी पुट करो और जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा दैट शुड बी 0। तो कंडीशन क्या निकल के आएगी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, रूट में भी लिखा होता है कि सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। किसकी कंडीशन है ये, फॉर ए लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टू बी टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। क्वेश्चन क्या होगा कि 2x प्लस y इज इक्वल टू k is tangent to this circle, find the value of k। तुरंत हम कहेंगे c is equal to, अब पता ही है हमें, समझ गए। अगर ये सेंटर वाला नहीं ओरिजिन वाला तो क्या होगा, x माइनस एच स्क्वायर है, अगर y माइनस के स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं आएगा, बस x की जगह क्या आ जाएगा
सी में कोई फर्क नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, y की जगह y माइनस के, x की जगह x माइनस है, सी वही का वही रहेगा। ठीक, सी तब भी यही आएगा कैसी भी इक्वेशन हो। तो इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c is touching the circle x square plus y square is equal to a square, then c is equal to plus minus a root 1 plus m square। बिल्कुल राइट लेना है इसको। एंड कॉन्टेक्ट पॉइंट्स, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद कर लो, कभी कभी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना होता है, जिसको फॉर्मूला रटा है तुरंत आ जाएगा। कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या है, माइनस ए एम ओवर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। देखना एक्स और वाई में उल्टा रिलेशन है, जब एक्स नेगेटिव तो वाई पॉजिटिव, और जब वाई एक्स पॉजिटिव तो वाई नेगेटिव। ठीक, एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, भैया बस सी की वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, चलो अगला बोल रहा है कि द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m एट दिस सर्कल, सेम ही है, बस x की जगह x माइनस एच, y की जगह y माइनस के। समझ में आ गई बात। लेंथ ऑफ टेंजेंट अगला पोर्शन हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, अंडर रूट s1 होता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, रूट s1। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये जनरली अब नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी कोई मुश्किल नहीं याद करना। पेयर ऑफ टेंजेंट किसी बाहर के पॉइंट से, x1 y1 से जब हम किसी सर्कल में टेंजेंट खींचते हैं तो पेयर ऑफ टेंजेंट होती है ना, 10th में पढ़ा है। तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट मतलब यहाँ किसकी इक्वेशन आएगी, कैसी इक्वेशन आएगी, सेकेंड डिग्री, लास्ट जो स्टेटा ने पढ़ा है ना, पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन। तो वो इक्वेशन क्या है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सबको याद है S क्या है, सर्कल की इक्वेशन, वैसे का वैसा लिख देना है, S1 ये पॉइंट पुट कर देना है, टेंजेंट की इक्वेशन डाल के स्क्वायर कर देना है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। याद रखेंगे जब थ्योरी खत्म होगी तो एक जगह समरी बना लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट, बार बार तुम इतना खोल नहीं पाओगी, एक साथ लिख लेंगे सारे फॉर्मूले। दिख रहा है नीचे उसमें बोल्ड में ब्लैक करके भी, बोल्ड करके भी है, एस दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस हो गया, S1 हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में t, x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज इन शॉर्ट SS1 इज इक्वल टू, सारे कर्म यही इक्वेशन आएगी पेयर ऑफ टेंजेंट की, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। सिर्फ सर्कल के लिए नहीं कर रहे हैं हम ये। ठीक है, समझ गए बात। हाँ, कहाँ पर कर तो ली, रूट S1 लास्ट क्लास में एक्चुअली कर चुके हैं। S1 पता है ना, कोई बाहर का पॉइंट है, मान लो 3,4 है, सर्कल में पुट कर दो, जो आ रहा है उसका रूट ले लो, वही आ जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल टू द सर्कल, ये जेई मेन में नहीं है, एडवांस में, बट कोई फर्क नहीं, लाइन ही तो है एक। नॉर्मल जानते हो ना, जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है वही नॉर्मल होती है। सर्कल के केस में नॉर्मल का एक और रोल है कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है। ठीक है, तो मान लो किसी कोई पॉइंट है x1, y1, उसमें तुम्हें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो पॉइंट पता ही है, स्लोप निकाल लेंगे, क्या स्लोप हो जाएगा नॉर्मल का, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 निकाल लेंगे, y1 प्लस f ओवर x1 प्लस g, ये स्लोप हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इसमें कोई खास रटने वाली बात नहीं, खुद से देख के भी कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक, ये जनरल कोई भी सर्कल है, बट अगर हमारा सर्कल ये वाला है, सिंपल वाला, जो सेंटर एट ऑरिजिन, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत इजी आता है, xy1 इज इक्वल टू yx1। क्यों, क्योंकि ये 0 0 हो जाएगा, देख लो यहीं से आ जाएगा 0, तो ये सब 0 हो गया ना, x1 y1, क्या बचा, y इज इक्वल टू f अपॉन g x, नहीं सॉरी, f और g 0 हुए ना, f और g 0 हो गया अगर सेंटर एट ऑरिजिन है तो, है ना। तो क्या हो गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 अपॉन x1 x माइनस x1, क्रॉस करोगे x1y माइनस x1y1 इज इक्वल टू xy1 माइनस x1y1, x1y1 कैंसिल होगा, क्या बचा, xy1 इज इक्वल टू yx1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अच्छे से सिंपल से।
ठीक है, चलो अगला पॉइंट कि इक्वेशन ऑफ सर्कल एट एनी पॉइंट टी, पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात हो रही है, x sin t माइनस y cos t इज इक्वल टू 0। ये तुम पता है किससे कनेक्ट कर सकते हो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है क्या थी? क्या थी? x पैरामीट्रिक, पैरामीट्रिक x cos t प्लस y sin t इज इक्वल टू a थी, और नॉर्म परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस by का परपेंडिकुलर की bx माइनस ay, वही तो हो रहा है यहाँ पे, देखो x cos t था तो यहाँ पे क्या हो गया, x sin t bx माइनस y cos t, और सिंस ये 0,0 से जा रहा है तो इज इक्वल टू a की जगह इज इक्वल टू 0 हो गया वो, तो कनेक्टेड है, पिछले से भी तुम सोच सकते थे। क्लियर, कोई डाउट? अब हम ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन जो आगे चीजें आ रही हैं ये सब भी ऐसा नॉर्मल लाइंस वगैरह हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए ये सारी चीजें हर जगह पढ़ाई जाती हैं। ठीक, मैं बताता जा रहा हूँ कितना क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे आगे आ रहा है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेगुलर बात है ये। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं? तो देखो अ लाइन ज्वाइनिंग, कॉर्ड तो सबको पता ही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कब बोलेंगे? अ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये फिगर तुम्हारा बहुत फेमिलियर है क्लास 10 से, कि सर्कल होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट खींचते हैं, और इसी पे बेस सारे क्वेश्चन तुम्हारे बनते थे 10th में, अगर तुम्हें याद हो, कि सेंटर पे ज्वाइन कर दिया, और कभी कभी ऐसे ये वाला भी ट्रायंगल आ जाता था। तो यही जो कॉर्ड है इसी को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट क्या है ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है x1 कॉमा y1। ब्यूटीफुल बात क्या है कि इस कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन भी आएगी t इज इक्वल टू 0, मतलब x(x1) प्लस y(y1). इसमें और उसमें फर्क क्या था याद करो, जब टेंजेंट की इक्वेशन थी तो वो जो पॉइंट था वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, वो x1 y1 यहाँ था, यहाँ पे टेंजेंट थी। इस बार x1 y1 कहीं और है, ठीक, लेकिन इक्वेशन सेम ही निकल के आएगी। क्लियर? चलो, तो कह रहा है अगर s सर्कल की इक्वेशन है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा? वही रूल, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), 2x की जगह x प्लस x1, 2y की जगह सॉरी 2y की जगह y प्लस y1। ठीक, अब कुछ फॉर्मूले फॉर्मूले ऐसे ये याद करना जरूरी नहीं है। अब किन किन चीजों के फॉर्मूले हैं? ये नॉर्मल ज्योमेट्री जो हमने 10th में की है, कि इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो निकाला जा सकता है। अगर तुम्हारे पास पॉइंट है, सेंटर तुम्हारे पास है, तो ज्योमेट्रिकली तुम सब कुछ निकाल सकते हो। याद है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ये 90 है, पाइथागोरस से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये कैसे निकालते थे? मैंने एरिया से बताया, वैसे पाइथागोरस से लोग निकालते थे कि यहाँ पाइथागोरस लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो ये वैल्यू आ जाती थी। मैंने एरिया से बताया था, अगर तुम्हें याद हो, कि एरिया इससे कर लिया बेस इंटू हाइट, इससे कर लिया बेस इंटू हाइट, तो आ गया। ये सब निकाला जा सकता है, बट डायरेक्ट फॉर्मूले इसके याद रखो, अच्छा रहेगा। तो फॉर्मूले किस किस चीज के हैं देखो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट 2LR अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एल क्या है यहाँ पर? लेंथ ऑफ टेंजेंट, आर क्या है? रेडियस। ठीक, दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये वाला ट्रायंगल, टेंजेंट एंड ये ट्रायंगल, ठीक है, टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या एरिया हो जाएगा? आर एल क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स tan इनवर्स 2RL रूट एल स्क्वायर माइनस सॉरी रूट नहीं है, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगेन ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि तुम निकाल नहीं सकते हो, बट फॉर्मूला याद रहता है तो टाइम बहुत बचता है एग्जाम में। टाइम का ही सारा गेम, अभी तुमने टेस्ट में देख भी लिया होगा। टेस्ट मुझे याद आया, पिछले टेस्ट में ऐसा क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट था क्या? मैंने मैथ देखा, मैथ तो नहीं था डिफिकल्ट, बट मार्क्स तो मैथ्स में भी कमी है सबके। मैथ्स तो ठीक ही था, इनफैक्ट अच्छा था। वक्त बताएगा। ठीक है, वो खैर पूरी क्लास के हैं तो ऑफ कोर्स हो ही गया होगा। एनीवे, अगला देखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल सरकमस्क्राइबिंग P T1 T2।
समझ गए किस सर्कल की बात हो रही है? उस सर्कल की जो इन तीनों पॉइंट से जा रहा है। बताओ किस फॉर्म से निकाल सकते हैं इक्वेशन? डायमेट्रिक फॉर्म से। ये पता ही है x1 y1, ये पता ही है माइनस जी माइनस एफ। डायमेट्रिक फॉर्म से निकाल लेंगे, वही लिखा हुआ है देखो, x माइनस x1 x प्लस जी, y माइनस y1 y प्लस जी। ठीक। ई में कह रहा था ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल इज SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये पहले कहाँ आया था? यही तो आया था, पेयर ऑफ टेंजेंट का ही तो था ना। दोबारा क्यों लिखा हुआ है? सेम ही चीज तो है, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर कर चुके हैं ऑलरेडी। आ रहा है मजा? ठीक है, यहीं पर फंसते हैं लोग। कोई अभी तो कोई डिफिकल्ट तो ऐसा नहीं लग रहा होगा। t इज इक्वल टू 0, अभी हमने पढ़ा ही क्या है? t इज इक्वल टू 0 एक पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पेयर ऑफ टेंजेंट, रूट S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट है। चलो अगला, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अगेन जब बताया ना, मेंशन सिलेबस में ऐसा ये सब टॉपिक्स मेंशन नहीं है, लेकिन ठीक है पढ़े जा रहे हैं। मेन में बहुत ज्यादा इसका उम्मीद कम है कि बहुत ज्यादा नहीं है कि आएगा, बट एडवांस में आता है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद द गिवन मिडिल पॉइंट। किसी कॉर्ड की इक्वेशन पूछे और उसका मिड पॉइंट गिवन है x1, y1, तो वो इक्वेशन निकल के आती है t इज इक्वल टू S1। कई फॉर्मूला हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग हो जाता है। t इज इक्वल टू S1 पहले कभी नहीं आया, ठीक है, नया फॉर्मूला आया है, t इज इक्वल टू S1। t लिख ही लेंगे टेंजेंट वाले से, और s की जगह S1, ठीक है। चलो अगला आ रहा है, 9th पे आओ, अगले पेज पे, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल किसको बोलते हैं? द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू अ सर्कल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। तो अगर कोई सर्कल है, कह रहा कोई भी इसकी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट जहां पर मीट करती हैं उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ये मान लो परपेंडिकुलर टेंजेंट है तो ये पॉइंट आ गया, कोई और दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ले ली, ये और ये, तो ये पॉइंट आ गया। इस तरह से अगर सारे पॉइंट लेंगे तो एक और सर्कल आ जाता है जिसको बोला जाता है सर्कल का डायरेक्टर सर्कल। तो अगर सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। दैट्स इट। तो बताओ डायरेक्टर सर्कल की रेडियस सर्कल के रेडियस से कितने टाइम्स होती है? कितने टाइम्स होती है? रूट 2 टाइम्स। डबल थोड़ी ना है, रूट करना पड़ेगा ना दोनों में। तो डेरिवेशन दे रखा है, अगेन कोई इसकी खास नीड नहीं थी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। रेडियस का याद रखेंगे कि रेडियस रूट 2 टाइम्स होती है। पोल एंड पोलर ये सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, बट कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी इससे शॉर्टकट से हो जाते हैं, तो इसमें बहुत टेंशन कोई बात नहीं है। पोल एंड पोलर किसको बोलते हैं? बहुत बार समझ में नहीं आता, नहीं आया तो फिर से पूछ लेना। कह रहा अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन खींच दें जो किसी गिवन पॉइंट से पास हो रही है x1, y1 से, वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कर रही है, अगर उन दोनों पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट खींची जाए तो वो टेंजेंट जहां मीट कर रही है उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन उसको बोलेंगे पोलर। कोई एक सर्कल है, ठीक, कोई एक लाइन है जो किसी गिवन पॉइंट से पास कर रही है, मान लो ये पॉइंट है x1, y1। ऑब्वियसली इससे बहुत सारी लाइन पास कर सकते हैं, कोई एक लाइन नहीं होगी। अभी के लिए हम कह रहे हैं कोई एक लाइन, मान लो ये एक लाइन है, वो लाइन सर्कल को जहां इंटरसेक्ट कर रही है उन दोनों पॉइंट पे खींच दो टेंजेंट, और इन सारे पॉइंट्स का लोकस जहां ये टेंजेंट इंटरसेक्ट कर, ये एक ही जो मैंने स्टेटमेंट बोला, क्या उससे एक ही लाइन आएगी या बहुत सारी लाइन आएंगी? बहुत सारी लाइन, उससे बहुत सारे ये पॉइंट्स मिलेंगे। इन सारे पॉइंट्स का लोकस, इन सारे पॉइंट्स के कलेक्शन को ये बोलते हैं पोलर, और इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। इस पोल का जो लोकस है वो क्या है? पोलर। समझे बात? तो इसका क्या मतलब है कि भाई एक लाइन ये थी, मान लो एक लाइन ये भी होगी जो इस पॉइंट से पास हो रही है, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, खींच दो टेंजेंट, कहाँ मीट कर रही है, ये पॉइंट भी ले लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे, इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है पोलर। किसके लिए? इस पोल के लिए। हर एक पोल का एक पोलर होता है, ठीक।
फिर से पढ़ते हैं इसको। लेट एनी स्ट्रेट लाइन द गिवन पॉइंट ए x1, y1 intersect the given circle s is equal to 0 in 2 point p and q. If the tangent of circle at p and q meet at r, then locus of point is called polar of point a and point a is called the pole. ठीक, अच्छी बात क्या है, इक्वेशन ऑफ पोलर क्या आती है, t is equal to 0। तिवारा आ रहा है, t is equal to 0 टेंजेंट की इक्वेशन है, t is equal to 0 किसकी इक्वेशन और है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और t is equal to 0 किसकी इक्वेशन है, पोलर की। इंटरेस्टिंग बात कि इक्वेशन कैसी है, लीनियर। तो ये जो पोलर होगा वो क्या होगा, एक लाइन होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक पॉइंट के लिए जो पोलर है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। अभी के लिए हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो इसका मतलब ये रहा पोलर। इस पॉइंट के लिए ये पोलर है, समझ में आ गया बात। हर एक पॉइंट का जो पोलर है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, क्यों नहीं बनता, क्या वो तो निकालने पे जो बना है वही है, किधर आ जाएगा, सारे पॉइंट उसी लाइन पे आएंगे, तुम बना के देख लेना। अभी तो हम बहुत रफ बना रहे हैं, एक और बना के देखते हैं, देखना इसी लाइन पे आएगा। मान लो कोई लाइन है, इधर बना ले, कलर और चेंज करते हैं थोड़ा। हाँ, बहुत सारे टेंजेंट्स बन रहे हैं, जहां टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन्हीं पॉइंट्स को तो ले रहे हैं। ये पॉइंट लिया है और ये पॉइंट लिया है, और भी पॉइंट आएंगे वो सारे इसी लाइन पे आएंगे। तो इस पोल के लिए ये पोलर है। तुम चाहो तो कोई और एक लाइन बना लो, यहाँ पर इधर बनाया जाए, मान लो ऐसे कोई लाइन जा रही है। ठीक, इन पे टेंजेंट खींचोगे, ये और ये इसी लाइन पे मीट करेंगे। समझ गए, समझ पा रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। कोई खास क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन कोई ऐसा मुश्किल मुझे नहीं लग रहा है, मेरे टाइम में मुझे समझ में नहीं आया था। फायदा तो फायदा है ना, मत पूछो, अभी पढ़ रहे हो सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन ही फायदा है इसका, वैसे रियल लाइफ में थोड़ा सा पोलर दिख रहा है। ठीक है, तो बहुत इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, बट कई क्वेश्चन इसके हेल्प से जल्दी हो जाते हैं। ठीक, कि कुछ उसने क्वेश्चन पूछ दिया, यार सुनो इनका यूज कहाँ होता है। मान लो तुमने डेफिनेशन नहीं पढ़ी है पोलर की, ठीक, उसने क्वेश्चन पूछ दिया कि एक पॉइंट है, उससे एक लाइन पास हो रही है, वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, उसने पूरा यही क्वेश्चन बना दिया, उस पर टेंजेंट खींची गई है, बताओ लोकस क्या होगा, निकाल पाओगे, नहीं पढ़ा है तो निकाल पाओगे, ऑब्वियसली नहीं निकालोगे तो 15 मिनट लग भी जाएंगे। जिसने पोल पढ़ा है उसे लिख देगा t इक्वल टू 0। तो इसमें सिलेबस की बात ही नहीं, क्वेश्चन तो बन ही सकता ना, ये तो आउट ऑफ सिलेबस कोई क्वेश्चन नहीं है, लाइन है सर्कल है, इस पे क्वेश्चन है लाइन सर्कल टेंजेंट। समझ गए बात। चलो देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इसके अगर हो काम के। इक्वेशन ऑफ पोलर विद रिस्पेक्ट टू सर्कल इज t इक्वल टू 0। फिर इसने कहा कि लेट पी क्यू आर इज ए कॉर्ड, पी क्यू आर देख लो भाई, कॉर्ड देख रहे हो डायग्राम में, passes through x1, y1 intersect circle at qr, tangent drawn at q and r meet at s। ये तो वही चीज लिखी है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी निकाल लेंगे हम लोग। क्यों बोला है ये, अच्छा ये कह रहा है यही पोलर है क्या, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट थोड़ी ना पोलर होगा। इंटरसेक्ट q and r, tangent on and at q and r meet at s। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ क्यू आर, अच्छा ऐसे बता रहा है बस, क्यू आर की इक्वेशन यही होगी, एक्स एक्स वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर, मतलब टी इज इक्वल टू, जो कि होती है हमें पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं 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 नहीं, वो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इक्वेशन होती है जब एक्स वन वाई वन बाहर दिया होता है, इसमें एक्स वन वाई वन अलग है। अच्छा ये डेरिवेशन दिया हुआ है, कुछ नहीं सीधे जब मैं जितना हमने अभी सुना था उतना ही है, सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ पोलर क्या है, एक्स एक्स वन मतलब t इज इक्वल टू 0। ठीक, ये जो लिखा है वो डेरिवेशन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
चलो अगला क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ पोलर विद द स्टैंडर्ड सर्कल p इज इक्वल टू 0, फिर से वही लिखा हुआ है। अगला बोल रहा है इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल देन द इक्वेशन ऑफ पोलर एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इज सेम। पता है हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और इक्वेशन ऑफ पोलर सेम होता है, मतलब अगर इसी पॉइंट के लिए x1 y1 के लिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाली जाए तो इक्वेशन सेम ही आएगी ना, और इसी पॉइंट के लिए पोलर की इक्वेशन भी सेम आ रही है। ठीक, फिर कह रहा है इफ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल देन कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पॉइंट अंदर है तो फिर टेंजेंट ही नहीं बनेगी, जब टेंजेंट नहीं बनेगी तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनने का सेंस नहीं है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे बनती है याद है ना, टेंजेंट खींचते हैं और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं। तो अगर पॉइंट अंदर है तो ना टेंजेंट बनेगी ना कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगी, लेकिन पोलर बन जाएगा। पॉइंट अंदर भी तो क्या हुआ, लाइन तो पास कर ही जाएगी ना, समझ गए बात। इफ द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल then polar chord of contact and tangent on that point are same। अगर पॉइंट सर्कल पे है तो वही पोलर है, वही tangent है और वही chord of contact। if the polar of p with respect to circle passes through point q then polar of q आ गया then polar of p point q will pass through p, hence p and q are conjugate points of each other। ये सब बहुत ज्यादा काम की बात नहीं, कह रहा किसी पॉइंट p के अगर पोलर जो है q से पास कर रहा है तो q पॉइंट का जो पोलर होगा वो p से पास करेगा, तो इनको एक दूसरे का कॉन्जुगेट पॉइंट बोलते हैं। if pole of a line with respect to a circle lies on the second line, यहाँ पोल की बात हो रही है। पोल क्या होता है, पॉइंट होता है पोल। x1 y1 को पोल बोल रहे हैं और पोलर वो लाइन है। तो ये बोल रहा है इफ द पोल ऑफ ए लाइन with respect to a circle lies on the second line then pole of second line lies on the first line, और conjugate lines बोलते हैं, समझ गए। ये जो हमने निकाला था ये पोलर था, ये पोल था। ठीक, कह रहा है कि अगर इस लाइन का पोल किसी और लाइन पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट किसी और लाइन पे लाई करता है, तो उस लाइन का जो, अगर वो लाइन किसी की पोलर है उसका कोई पोल होगा वो इस लाइन पे लाई कर जाएगा। ठीक, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ये सब बहुत काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी एक बार सुन लिया आई थिंक याद रहता है। कोई बहुत ऐसे इंफॉर्मेशन है कोई रटने की जरूरत भी नहीं, और नॉर्मल बेसिक चीजें याद रहेंगी। 7th पॉइंट देखो, इफ O is the center of circle, P is any point, then OP is perpendicular to the polar of P। कह रहा O अगर सेंटर ऑफ सर्कल है, P भी एनी पॉइंट, देन OP इज परपेंडिकुलर टू पोलर ऑफ P। अच्छा, कह रहा है किसी भी सेंटर को अगर पोल से ज्वाइन करोगे तो वो पोलर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक, if O is the center of circle, P is any point, then if OP meet the polar in Q, then OP into OQ is result। छोड़ो इसको। फिर कह रहा है पोल ऑफ अ गिवन लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अभी उल्टा क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि कोई लाइन गिवन है और उसका पोल पूछ दिया है। अभी तो हम बात कर रहे हैं x1 y1 का पोलर है, ये x1 y1 गिवन था, हमने इक्वेशन निकाली है x1 y1 वाली। अभी उल्टा है कि लाइन दे रखी है और पोल निकालना है। तो कह रहा है अगर कोई लाइन है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, तो उसका जो पोलर होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, क्या होगा, माइनस LA स्क्वायर बाई n माइनस MA स्क्वायर बाई n। ठीक है, देख Lx ax प्लस by वाली इक्वेशन a भी इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि a ऑलरेडी सर्कल में यूज कर लिया है। L कोफिशिएंट ऑफ x इन द लाइन। ठीक, चलो 11th इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, ये फैमिली ऑफ सर्कल। ये सिलेबस में है दोनों के, मेंस के भी और एडवांस के भी। ये हम पहले भी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। जैसे फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस क्या था, L1 प्लस लैम्डा। ये मैंने तभी बताया था कि हर कर्व के लिए वैलिड है। कोई भी दो कर्व के इंटरसेक्शन से कोई फैमिली जा रही है तो SC1 प्लस, तो ऐसे देखो पहला इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल एंड लाइन,
तो s प्लस लैम्डा टाइम्स l इज इक्वल टू 0। सर्कल के इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन के इक्वेशन। सी में इस बात को घुमा के कह दिया है बस। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म। जो क्या बोल रहा है, दो गिवन पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो बेसिकली क्या हम घुमा फिरा के ये बोल सकते हैं कि दो पॉइंट के मैंने मान लो x1, y1, x2, y2। इससे कितने, दो पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं? दो पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं? इनफाइनाइट सर्कल। क्या हम इसको इस तरह से कर दें कि हम उन सारे सर्कल के इक्वेशन की बात कर रहे हैं जो इस लाइन के और इस सर्कल के इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। एक ही बात तो है, इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं, या ये बोल दें कि इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। तो ये दो पॉइंट ही तो मिलेंगे। एग्रीड? ठीक है, इस पॉइंट को डायरेक्टली ना बोल के घुमा के बोल दिया कि किन दो पॉइंट से आ रहे हैं, वो दो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसके, इस सर्कल के और लाइन के। ठीक, तो हमने कहा हमें तो ये मेथड पता है कि भाई सर्कल के इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन के इक्वेशन, इन दोनों पॉइंट्स को हमने वो ले लिया डायमीटर। तो सर्कल के इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन के इक्वेशन याद है, दो पॉइंट से जाने वाली डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखी हुई बस वो फॉर्मूले में, वही है टू पॉइंट फॉर्म, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं x1 y1 1, वही चीज है। समझ गए? आगे देखो, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग अ फिक्स्ड लाइन। एक फिक्स लाइन को अगर सर्कल टच कर रहे हैं तो कोई एक सर्कल तो नहीं होगा, बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स हो गई। लाइन गिवन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस फॉर्म में क्यों दिया? क्योंकि फिक्स पॉइंट को बता दिया उन्होंने कि फिक्स पॉइंट क्या है, x1, y1। अब देखो इसकी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, कोई एक सर्कल की इक्वेशन लिखी है प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन लिखी है। ये सारी चीजें वही हैं जो हमने शुरू में पढ़ा है, c1 प्लस लैम्डा c2। बस घुमा फिरा के क्या बोला कि उन सारे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो एक फिक्स पॉइंट, एक लाइन को एक फिक्स पॉइंट पे टच करते हैं। बहुत सारे सर्कल हो गए, समझ गए ना? तो हमें बताना है फैमिली ऑफ सर्कल। कौन सा फैमिली ऑफ सर्कल? विच इज पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन। टच करा दिया बस मैंने, वही बात हो गई कि नहीं हुई? इस सर्कल और इस लाइन को यही हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब नहीं, इस सर्कल का नहीं, सॉरी, इस सर्कल और इस लाइन, इस सर्कल को मैंने क्या बोला है, क्या है? पॉइंट सर्कल एक्चुअली। ठीक, तो इसका डायमीटर मैं क्या बोल सकता हूँ, यही पॉइंट इसका डायमीटर हो गया। दोनों एंड पॉइंट यही हो गए क्या? अगर पॉइंट सर्कल है तो दोनों एंड पॉइंट सेम हो जाएंगे। इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं डायमीटर फॉर्म में, x माइनस x1 x माइनस x1 दो बार प्लस y माइनस y1 y माइनस y1। देखो वही लिखा हुआ है, x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर। ये पॉइंट सर्कल की इक्वेशन हो गई। इज इक्वल टू, सॉरी, प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन की इक्वेशन लिखी, इज इक्वल टू 0। ठीक, ई और एफ थोड़ा ज्यादा ही हो गया। फैमिली ऑफ सर्कल्स, सॉरी, फैमिली ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए ट्रायंगल, इसके तीनों साइड्स गिवन है L1 L2 L3। क्या होगा वो? L1 L2 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 L3 प्लस म्यू टाइम्स L3 L1। दो दो कॉम्बिनेशन लेना है और कोई कांस्टेंट आ सकता है। प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट इक्वल आने चाहिए, तभी तो सर्कल बनेगा। फिर अगला बोल रहा है कि सर्कमस्क्राइबिंग अ क्वाड्रिलेटरल। अरे यार चलो, तो उसने क्या हुआ, सारी साइड्स नहीं लेनी है, L1 L3 प्लस लैम्डा टाइम्स, तो ये ऑपोजिट साइड्स लिए हैं। ठीक है, चलो, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी जो हमने शुरुआत में ऊपर पढ़ा है, C1 या S प्लस लैम्डा टाइम्स L। क्लियर? चलो, अगला आ रहा है डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स। क्या क्या रह रहा है? और इंटरसेक्शन रह रहा है, रेडिकल एक्सिस रह रहा है,
ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, अगली क्लास में ख़त्म कर लेंगे क्योंकि इतना प्रोसेस करने में तुम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग कर लेंगे डू योर सेल्फ 3 से लेके 8 तक। ठीक है, कर लोगे? कहीं कोई पेज हो तो अभी से हम लोग बना लेंगे कि लास्ट में बनाओगे वो फॉर्मूले वाला? लास्ट में कोई पेज खाली तो देख नहीं रहा, कोई एक्सरसाइज का पेज हो सकता है। लास्ट पेज खाली, बिल्कुल ठीक है, सही जगह था ये चैप्टर। ठीक है, समझ में आया सबको आज? समझ में आया? थोड़ा सा देखो इसके क्वेश्चंस, अगर तुम्हें ये सब कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, तुम रेगुलर वे में गए कि हम एक पॉइंट x1 y1 मान लेते हैं फिर सेटिस्फाई करा देते हैं, सर्कल के क्वेश्चन ऐसे नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाई कराने में जब डिग्री 2 होता है ना, तो डिग्री 2 और अननोन को डील करना बहुत मुश्किल है। तो जब तक तुम्हें सब चीजें नहीं पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे आंसर आएगा, तब तक क्वेश्चन हिलाने मुश्किल होंगे सर्कल के। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बहुत पकड़ के चलना है। और लाइन और सर्कल कनेक्टेड है, लाइन के कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस वाला मेनली, पेयर ऑफ लाइंस, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी ही कनेक्टेड रहती है। तो बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म तो हो ही जाएगा और प्रैक्टिस भी हमारी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है इस महीने के पहले ही हम इस चैप्टर को रैप अप कर लेंगे। ठीक है, ठीक है गाइस।